सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए और प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स बहुत ही मतलब परीक्षा के उपयोगी हो वैसे हमने समझाई है। और जो इसमें दिए गए हैं पूरी व्याख्या वो तो हमने करवाई है, उसके साथ में जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के उपयोगी हैं और जो भी कवि आया है या फिर कोई रचना है उसके रचना काल से संबंधित उसके अंतर्गत क्या दिया गया है, जो जितने भी तथ्य बने उन सभी को मैंने पूरे डिटेल्स के साथ में समझाने की कोशिश की है। अगर आपने पूरे मनोयोग के साथ में अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट लगा लिए ना तो आप किसी भी एग्जाम में पीछे रहने वाले नहीं हैं। 40 से 50% सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो 50% सिलेबस होता है जो आपकी व्याकरण का होता है या फिर उसके बाद में जो आपके जो रचनाएं दी जाती हैं उसका होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने आदिकाल और गद्यकाल, पद्य और गद्य जिस प्रकार की ये जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित ये आत्मकथाएं ये सब कुछ आपने याद कर लिया और ये क्वेश्चन भी आपने लगाने तो 50% सिलेबस में बिल्कुल आपको दावे के साथ में कर सकती हूँ आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है आलोचना से संबंधित। आलोचना से संबंधित हमने एक क्लास पहले अपलोड कर दी है। आलोचना से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे आज का क्वेश्चन हमारा 1561 है। अगर आप सोचेंगे कि 1561 तक क्वेश्चनों में मैंने क्या करवाया, 1561 क्वेश्चनों तक मैंने करवाया गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कि गद्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, गद्य सबसे पहले कौन सी गद्य की रचना थी, कौन गद्य के कवि थे, कौन उपन्यास के कवि थे, कौन कहानी के, इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो जिसकी 2 क्लासें बनी थी वो गद्य के अंतर्गत आई। फिर उसके बाद में मैंने कराई नाटक से संबंधित 15 क्लासें पूरी डिटेल्स के साथ में करवाई। अगर क्वेश्चनों की डिटेल्स नहीं पढ़ाती मैं तो 15 क्लासों को मैं 5 क्लासों में कन्वर्ट कर सकती थी और अब भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने एक एक क्लास को और एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल्स के साथ में समझाया, ठीक है। उपन्यास से संबंधित 20 क्लासें करी हैं मैंने। और ये सोच लीजिए आप कि देखिए 2 यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ आपको, गद्य से संबंधित 2 क्लासें, फिर उसके बाद में नाटक उससे संबंधित 15 क्लासें, उपन्यास से संबंधित हमारी 20 क्लासें हैं और जो आपका कहानी है उससे संबंधित 15 क्लासें हैं और 10 क्लासें हमारी निबंध से संबंधित और 1 क्लास हमने कर ली आलोचना से संबंधित। तो देखिए 5 और 5 10 और 2 11 10 2 12 और 1 13 3 और 1 2 3 2 5 और 1 6 63 क्लासें कर ली हमने और 63 क्लास में हमने क्वेश्चन किए मात्र 1560, ठीक है। 63 क्लासों में मैंने 1560 क्वेश्चन किए। ये सोच लीजिए कि एक क्लास में मैंने कम से कम आपको 15 करवाई हैं या 20 करवाए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन करवाए। इससे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए क्योंकि मैंने पूरी डिटेल्स के साथ में क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो आज हमारा है आलोचना से संबंधित दूसरी क्लास, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो ये 15 है नाटक से संबंधित, तो आप करेंगे सर्च नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो ये क्लासें निकल के आ जाएंगी। अगर आप उपन्यास से संबंधित देखना चाहें तो 20 क्लासें हैं, कहानी से संबंधित 15 क्लासें हैं, निबंध से संबंधित 10 क्लासें, ठीक है। अब हम कर रहे हैं आलोचना से संबंधित क्लास। आज का हमारा आलोचना से संबंधित पहला क्वेश्चन है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी लग रही है, ठीक है। यह किसका कथन है? क्या कहा गया है कि आज का जो हिंदी निबंध साहित्य है उसमें क्या है, अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है, ठीक है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह किसका कथन है? ये कथन है बाबू गुलाब राय का। किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का। ये आया हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21, क्योंकि लॉकडाउन के कारण यूजीसी नेट और इसका पेपर 2020 और 2021 का लगभग दिसंबर 2021 में हुआ था और रिजल्ट आया था इसका 19 फरवरी 2022 को, जिसमें मैंने नेट जेआरएफ किया था, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन ही क्या, अगर आप कहीं पे भी पढ़े तो एक चीज़, अगर आप तुलसीदास से पढ़ रहे हैं, आपके सामने तुलसीदास का पूरा निचोड़ पढ़ डालिए, उनकी रचना कौन सी है, कौन सी भाषा में लिखी, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या क्या उन्होंने, सब कुछ उनकी डिटेल्स पढ़ दीजिए। अगर आप पूरे मनोयोग के साथ में अगर आप क्लास करना चाहते हैं, अगर आप अपनी परीक्षा में एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको 6 महीने आप एक एग्ज़ाम को दे दीजिए, पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम आपको दे देगा, ठीक है। तो देखिए बाबू गुलाब राय ने क्या कहा, हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन को कहा है
जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुई है। कौन? नंद किशोर नवल, मुक्तिबोध आदि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवाद को प्रगतिवाद भी कहा जाता है। ठीक है। मलियज मूलतः क्या है? कवि हैं। मलियज क्या है? मूलतः कवि हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह, मलियज के 2 संग्रह कौन कौन से हैं? कविता से साक्षात्कार 1979 है। ठीक है। कविता से साक्षात्कार क्या है? 1979 है। संवाद और एकालाप सन 1984। आलोचना की जो पहली क्लास ली थी उसमें मैंने रचनाकाल बहुत कम कराया। मैंने सोचा कि रचनाकाल से संबंधित आत्मकथा से आते हैं लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं आते। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आत्मकथा से भी रचनाकाल, पता नहीं एग्जामिनर के मूड का कोई मतलब भरोसा नहीं है, तो हमने इसका रचनाकाल भी करवा दिया धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं रही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र जी की क्या स्थापना है? निराला जी बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी थे। बिल्कुल ठीक है इनकी बात कि ये बहु वस्तु स्पर्शनी के धनी रहे हैं। फिर क्या दिया है? प्रसाद और पंत की तरह निराला में भी लाक्षणिक विलक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निराला में लाक्षणिक जो विलक्षण लाने की प्रवृत्ति है वो पाई तो जाती है लेकिन इतनी नहीं पाई जाती जितने पंत और प्रसाद जी में पाई जाती। पंत और प्रसाद जी में लाक्षणिक जो विलक्षण की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, निराला में बहुत कम पाई जाती लेकिन बहुत कम पाई जाती। इन बातों को आप समझेंगे। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद है, गलत बात है। निराला जी को सामाजिक क्या बताया है? निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे, ये गलत है क्योंकि निराला जी को सामाजिक बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ठीक है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव था, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव था। आपको बता दूं इनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा सन 1936। वो एक बंगला रामायण थी, कृतिवास रामायण, उसके ऊपर उन्होंने उसके आधार पर उन्होंने लिखी थी। आप समझ सकते हैं कि बंग भाषा की उनके काव्य शैली पर बहुत ही प्रभाव था। ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऐसे पढ़ा है कि आपको पता हो कि जो राम की शक्ति पूजा वो बंग की जो बंगला भाषा की जो कृतवास रामायण, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि भाई बंग भाषा का तो उनकी काव्य शैली में प्रभाव था। ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो 4 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है और 1 और 4 आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले व्याख्या देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी की निम्नलिखित स्थापनाएं रही हैं। निराला में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत के साथ पाई जाती। ठीक है। उनका कहना था कि जिस प्रकार निराला छंद के बंधन को अरुचिकर समझते हैं वैसे ही सामाजिक बंधन को अरुचिकर समझते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। क्या बताना है? कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पे आया है भारत की भाषा समस्या। क्या है? भारत की भाषा समस्या, और ये कब का है? ये सन 1978 का है। फिर अगला है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, ये है 1986। उसके बाद में है प्रेमचंद और उनका युग, ये है सन 1952। अगर आपको पता हो प्रेमचंद है इनका, ये पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये सभी किसके हैं। तो ये सभी जो आपके दिए गए हैं रचनाएं, ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। ठीक है। सभी क्या हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। जो प्रेमचंद और उनका युग है ये 1952 का है, लेकिन जो आपको से प्रेमचंद जी का पूछे तो ये सन 1941 का है। ठीक है। कब का? प्रेमचंद अकेला आए, प्रेमचंद युग, तो ये है 1941। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये इनका है सन 1985। ठीक है। कब है? सन 1985। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रेमचंद और उनका युग आएगा 1952। फिर उसके बाद में आएगा भारत की भाषा व्यवस्था 1978। फिर उसके बाद में आएगा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास सन 1985। और उसके बाद में आएगा मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज, ये सन 1986। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? प्रेमचंद और उनका युग। तो सबसे पहले प्रेमचंद और उनका युग, 3 का ऑप्शन कहाँ पे? देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आंसर आएगा आपका सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद युग कब का है तो सन 1941 का है।
भारत की भाषा समस्या सन 1978 है। भारतेंदु युग हिंदी भाषा का विकास परंपरा ये सन 1985 है। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज सन 1986 है। इन सभी रचनाओं के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे। पूछा जाए आपसे रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1912 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता की क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होनी होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? कथन दोबारा से देख लेते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपने सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ये भी आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2020-21 में आया था। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपने सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। मध्यकालीन का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगर आपसे पूछा जाए ये सभी रचनाएं किसकी हैं, तो ये देखिए सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप है, ये इनका 1970 का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 का है। याद रखें, इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी सन 1952 का है। कबीर सन 1941 है और हिंदी साहित्य की भूमिका ये सन 1940 है। इनका हिंदी साहित्य से संबंधित तीन ग्रंथ थे इनके। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी सन 1952 था। याद रखेंगे, मध्यकालीन बोध का स्वरूप सन 1970 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 है। कबीर 1941 है। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 है। अगर आपको एक रचना भी पता है तो देखिए आपको आंसर आ सकता है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से क्वेश्चन सही होते हैं हमारे, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सबसे पहली रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, और वो कब की है? सन 1940 की। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और सी में भी नहीं है। डी ऑप्शन है आपका 4 में। तो 4, 3, 2, 1। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये सन 1970। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? आपसे पूछा है कि जो प्रभाववादी आलोचना है उसके संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। क्या है? जो प्रभाववादी आलोचना होती है उसमें अवचेतन मन का महत्व होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि उसमें अवचेतन मन का नहीं होता, उसमें चेतन मन का होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पदम सिंह शर्मा की जो आलोचना पद्धति है वो क्या है? प्रभाववादी आलोचना। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करते रहते हैं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि आलोचन स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है, ये गलत है। वो रचना नहीं करने लगता, उसके मन में आता है कि आलोचना अगर किसी चीज़ में उनको कमी दिखाई दे रही है या उनको ये लगता है कि इनमें इस प्रकार का सुधार होना चाहिए, तो वो आलोचना करते लगते हैं, और आलोचना करने लगते हैं तो अपने आप ही रचना का निर्माण हो जाता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सहृदय आलोचक होता है वो काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन आएगा डी। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी व आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्न हैं। भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं।
और पदम सिंह शर्मा और जो शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं वो हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक है जिन्हें भारतेंदुकालीन नहीं कहा जाएगा। अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट और श्रीनिवास दास जी। श्याम सुंदर दास जी हैं, ये भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं हैं, क्योंकि श्याम सुंदर दास जी हैं ये द्विवेदी युगीन कवि हैं, आलोचक हैं। जबकि अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म सन 1958 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट 1844 को जन्म हुआ था और श्रीनिवास दास, इनका जन्म 1850 को हुआ था और ये सभी भारतेंदु युग से संबंधित थे। श्याम सुंदर दास जी का जन्म सन 1875 हुआ था और ये द्विवेदी युग से संबंधित थे। ठीक है, देखिए श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इन्हें भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। साहित्यालोचन है इनका 1922, भाषा विज्ञान है 1923, हिंदी भाषा का विकास सन 1924 इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत नृत्य शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। तो किसमें है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा के संदर्भ में ये कहा गया कि किस रचनाकार की भाषा है वो परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किस कवि की कृतियों में दिखाई देता है, किस कवि की रचना में दिखाई देता है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? मुक्तिबोध जी का जो प्रतिबंधित पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो ये था भारत इतिहास और संस्कृति। क्या नाम था? भारत इतिहास और संस्कृति। आगे देखते हैं व्याख्या। मुक्तिबोध जी की जो प्रतिबंधित पुस्तक है वो है भारत इतिहास और संस्कृति। इनकी अन्य जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये सन 1971 की है। कामायनी एक पुनर्विचार ये सन 1952 की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष ये सन 1968 की है। और एक इनकी एक साहित्यिक डायरी जो आलोचनात्मक कृति है और ये सन 1964 की है। और इसके लिए याद रखेंगे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक साहित्यिक डायरी के लिए मुक्तिबोध जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब की है? सन 1964 की। याद रखेंगे। कामायनी एक पुनर्विचार काफ़ी बार पूछा गया है, सन 1952 की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो हिंदी आलोचना है, इस नाम से आलोचना लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नाम से एक आलोचना कृति लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के नाम से रामविलास शर्मा ने एक आलोचनात्मक कृति लिखी है। इनके कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ इस प्रकार से देखिए। प्रगतिशील साहित्य की समस्या सन 1954 है। देखिए, जो प्रगतिशील साहित्य की समस्या नाम से इनकी आलोचना है वो है सन 1954। निराला के साहित्य संबंधी इन्होंने 2 लिखे हैं, 3 रचनाएं लिखी हैं। एक इनकी निराला का साहित्य जो साधना है वो नंबर 1 पे लिखी है इन्होंने, जीवनी, जो 1969 की है। फिर निराला की साहित्य साधना 2 में लिखी है इन्होंने आलोचना, जो कि क्या है? सन 1972 की है। फिर निराला की साहित्य साधना जो भाग 3 है वो पत्राचार संग्रह और वृहद भूमिका है, जो 1976 में लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण सन 1977 में इन्होंने लिखा। याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये सन 1977 में इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था? देखिए, किस रचनाकार ने अपना एक प्रथम आलोचनात्मक लेख लिखा था, किस नाम से? निराला जी की कविता नाम से। और वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और कौन थे वो? रामविलास शर्मा जी थे। कौन थे? रामविलास शर्मा जी थे, जिन्होंने
निराला जी की कविता नाम से एक लेख लिखा जो कि चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा था जो चर्चित पत्रिका चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रामविलास शर्मा जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। देखिए, प्रेमचंद हमने पहले भी बताया था आपको, सन 1941 है। भारतेंदु युग है सन 1943। निराला है 1949। फिर निराला जी की साहित्य साधना है वो अलग अलग है, लेकिन निराला नाम से इन्होंने आलोचना लिखी थी वो सन 1949 की थी। ठीक है। प्रगति और परंपरा है सन 1949। साहित्य और संस्कृति ये भी 1949 है। प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 है। ठीक है। प्रेमचंद और उनका युग कब का है? सन 1952, और प्रेमचंद है सन 1941। ठीक है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये सन 1954 है। निराला की साहित्य साधना जो 3 भागों में है, पहला भाग 1969, दूसरा भाग 72 और तीसरा भाग 76। नई कविता और अस्तित्ववाद ये सन 1978 है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये सन 2001 में लिखा गया महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ। अगला है, आगे क्या व्याख्या दी गई है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वंसात्मक आलोचना के जनक या ध्वंसात्मक आलोचना किसकी आलोचना को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रामविलास शर्मा जी की आलोचना को। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। क्या है जो, अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में कौन महत्वपूर्ण आलोचक हैं, तो वो आएंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी एक मार्क्सवादी, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि प्रगतिवादी आलोचक थे। बिल्कुल ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए हैं जो भाषा, साहित्य और समाज के एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखी? क्या है? भारतीय इतिहास की समस्याएं। क्या है? जो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या है वो रचना किसने लिखी है? तो ये रचना लिखी है किसने? रामविलास शर्मा जी ने। देखिए, रामविलास शर्मा जी क्योंकि महत्वपूर्ण आलोचक थे और बहुत सारी आलोचनाएं भी लिखी, तो इनसे संबंधित, आलोचना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रामविलास शर्मा जी को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे उनकी रचनाओं को और उन्होंने किस किस पर क्या क्या आलोचनाएं लिखी। ठीक है। तो देखिए, जो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं, क्या है? जो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं, इस नाम से आलोचना लिखी, और किसने लिखी? तो रामविलास शर्मा जी ने लिखी। देखिए, यहाँ पर आया है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं सन 1986। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक थे। इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। प्रगति और परंपरा सन 1949 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या सन 1954। आस्था और सौंदर्य सन 1961। परंपरा का मूल्यांकन सन 1981 इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है और ये किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है। साहित्य की महत्ता निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसमें? साहित्य की महत्ता, साहित्य की महत्ता किस प्रकार से, किसमें, क्यों होती है, उस नाम से इन्होंने निबंध लिखा और उसमें उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस निबंध में लिखा? तो याद रखेंगे, साहित्य की महत्ता नामक निबंध में लिखा। क्वेश्चनों को बता ही नहीं सकते स्टूडेंट कि किस प्रकार से आते हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आप समझ भी नहीं सकते। अगर आपने 18 जून का जो UGC नेट JRF वाला एग्जाम हुआ था, आप देखेंगे कि पंक्तियाँ दे दी गई, किस प्रकार से पंक्तियाँ दे दी गई थी इसमें। वैसे एग्ज़ाम अच्छा गया था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा गया था। हो सकता है उसमें नेट भी JRF भी काफ़ी बच्चों का होता ही, जो 4% बच्चे जो दिए जा रहे हैं JRF के लिए और 6% बच्चे होते वो, लेकिन नहीं हुआ कारणवश। तो देखिए, पढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, याद भी होगा आपको। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारनी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, ध्यान से पढ़ेंगे
ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती है, क्या है कि सभी प्रकार के भाव भी प्रकट कर रही है और सभी प्रकार से निर्दोष भी, उसका कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वो भाषा अगर अपने निज का साहित्य नहीं रखती है ना, तो वो कैसी हो गई कि रूपवती तो है लेकिन क्या है, भिखारनी है। और जो रूपवती भिखारनी होते ना, वो कभी आदर नहीं पा सकती। आप सभी को पता है, कितनी भी रूपवती हो लेकिन आदर नहीं पा सकती है। देखिए, भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार और गद्य में उनका विचार है। देखिए, भारतेंदु जी के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कितनी अच्छी बात कही है। क्या कही है कि कविता में उनके क्या है, संस्कार और गद्य में उनके विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में लिखा है, क्या लिखा है, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है, ये किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे दो कथन हैं और दोनों ही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला क्वेश्चन है, देव और बिहारी किसकी पुस्तक है। देखिए, देव बिहारी की, देव बड़े हैं या फिर बिहारी बड़े हैं, इसमें लाला भगवान दिन उन्होंने लिखा बिहारी और देव, और जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं उन्होंने लिखा था देव और बिहारी। याद रखेंगे, जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वो देव को बड़ा मानते थे। ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र किसको बड़ा मानते थे, देव को बड़ा मानते थे।